एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक CDP 5 जनवरी 2022 में जो पूछे गए हैं उनके 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण होगा। और जैसे कि पता है कि दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम शुरू होगी आपकी CTET की, और जो जनवरी में भी चलेगी। और पिछले बार के तरह इस बार भी CBT पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत पहले से ही आपका 2021-22 के जो CTET के प्रश्न हैं यानी प्रीवियस ईयर हैं उसका प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, आपको वहाँ मिलेगा CTET प्रीवियस ईयर 2021-22, जिसमें 3 टॉपिक आपके लिए आसान होगा। एक है CDP, दूसरा है EVS और तीसरा है हिंदी पेडागोजी। तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब तक हम 22 से 23 यानी 25 वीडियो बना चुके हैं, 25 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार है। और आने वाला CTET जो दिसंबर होगा आप उसमें बेहतर करेंगे, इसलिए कि इसी प्रीवियस ईयर से आपका प्रश्न रिपीटेड होगा। कहाँ से प्रश्न आएगा? आप सोचिए कि एक ही टॉपिक से 23 दिन तक एग्जाम हुआ। मान लिया जाए कोई टॉपिक है पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग से, तो 23 दिन हुआ तो उससे 23 प्रश्न बने होंगे, यदि एक एक भी दिया होगा। तो अब आगे जो होगा तो इसी से रिपीट होगा। एकदम इसको इजी वे में नहीं लीजिएगा, तो आप शुरू से एक एक करके वीडियो को देखिएगा। और जो नए लोग हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहे। तो आज का टॉपिक हम लोग जिक्र करेंगे 5 जनवरी 2022 को प्रीवियस ईयर यानी पूछे हुए 30/30 चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का। पहला प्रश्न है अभिकथन। देखिए इस बार हालांकि CTET में अभिकथन वाला सवाल पूछता नहीं था, लेकिन इस बार यानी 2021-22 में जो CTET हुआ उसमें अभिकथन और कारण से 2 प्रश्न मिनिमम CDP में पूछ देता था। लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप यूँ समझिए कि अभिकथन और कारण है, तो अभिकथन हम हैं और कारण मेरा दोस्त है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और दोनों कहाँ तक उनके बातों से आप सहमत होते हैं और वे आपके बातों से कहाँ तक सहमत होते हैं। तीसरी बात का ध्यान ये रखना है कि क्या दोनों का बात मैचिंग कर रहा है। मैचिंग कर रहा है तो उसके आधार पर एकदम बहुत आसान है। देखिएगा कैसे है। अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किसी भी तरह का शारीरिक विकास सिर्फ आनुवांशिकता से ही नहीं होता, उसमें आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो यानी हमारा अभिकथन क्या है? ये क्या है? गलत है। दूसरा कारण कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। वही बात घुमा के पूछ रहा है। वंशानुगत कहें, आनुवांशिकी कहें, सब एक ही है। तो कहता है वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी क्या गलत है? गलत है दोनों। अब देखिए अब उधर क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। ए और आर दोनों सही है? नहीं है भाई सही, तो ये पहले खत्म। ए और आर दोनों सही है, ये भी पहले खत्म। उधर क्या कह रहा है हमको मतलब नहीं है। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है? नहीं, ए सही है लेकिन आर तो भाई आर ए भी गलत है और आर भी गलत है। ए और आर दोनों से गलत है, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देखिए कौशल क्या होता है कि 2 तरह का, हम लोग सभी तरह के काम कर सकते हैं। कोई भी इंसान सब तरह का काम कर सकता है। हंसना बोलना, छोटे बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब वो चलता है और हम लोग चलते हैं तो हम लोग में चलने का कौशल आ गया। बच्चों में चलने का कौशल धीरे धीरे विकसित होता है, चाहे बोलने का कौशल हो, कोई कार्य करने का कौशल हो। तो कहता है कि सूक्ष्म, जब तो कह रहा है कि सही विकल्प चुने किसका? सूक्ष्म कौशल का। दौड़ना सूक्ष्म कौशल नहीं है, चलना सूक्ष्म कौशल नहीं है, घसीट कर लिखना सूक्ष्म कौशल नहीं, कूदना। देखिए घसीट कर लिखना, यहाँ तीनों में क्या है? ये दौड़ना कौशल है, चलना कौशल है, कूदना कौशल है। ये सब क्या है? जितना भी क्रिया है ये कौशल है। लेकिन घसीट कर लिखना जिसको हम कहते हैं क्या? लफ्ज़ौआ राइटिंग, नहीं बोलचाल में बोलते हैं कि लफ्ज़ौआ। तो लफ्ज़ौआ राइटिंग वही लिख सकता है जैसे लिख दें हम अभी अमृतसर, तो हम क्या करेंगे? बहुत तरह से डिजाइन से लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये घसीट कर लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे में लिखने का स्किल है। लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे? उस चीज़ को घसीट कर स्पीड से नहीं लिख पाएगा, उसके अंदर वो सूक्ष्म कौशल नहीं है। तो इसमें से क्या है? घसीट कर लिखना सूक्ष्म कौशल है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? सही विकल्प चुनिए। जैसे कि पता है कि बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष होता है, तो बीच में क्या होगा? इसको यदि हम लोग बांट दें 3 भाग में तो 2 से 6, 6 से 8
और 8 से 12 ऐसे कर सकते हैं हम लोग। 2 से 4 या 5 या 6 जो करें, और फिर 6 से 8 कर दें और 8 से 12 कर दें। तो ये हमारा क्या है, मध्य बाल्यावस्था। तो ये मध्य बाल्यावस्था में बच्चे क्या कर सकते हैं, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा होगा काल्पनिक खेल के दौरान। दूसरा, एक बच्चा, अब देखिए कोई बच्चा सामाजिक भूमिकाओं का नकल कर रहा है, यदि वो नकल कर रहा है तो वो और उससे भी छोटा हो सकता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में हो सकता है नकल करना। दूसरा, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है, नियमों की। अब नियम का अर्थ, कोई नियम है, परंपरा है, रीति रिवाज है, या फिर हमारा कोई नियम है समाज का, तो उसका समझ विकसित इतने छोटे बच्चे में नहीं होगा। ये कहाँ हो सकता है, उत्तर बाल्यावस्था में हो सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। एक बच्चा जो अभी स्कूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और एक ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, तो ये तो हो गया आपका क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या होगा, एक बच्चा जो संभावित कारणों की, यानी कोई कारण होता है, कोई एक्टिविटी होगा या कोई समस्या होगा, तो उसके चारों तरफ ही सिर्फ वो सोचेगा और उसका माथा क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो ये चीज़ हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। अब देखिए जेंडर कैसे विज्ञापन में दिखता है। नहीं, लड़कियों के लिए ये क्रीम गोरा बने 7 दिन में, लड़कों के लिए नहीं आएगा, वो लड़कों के लिए आ जाएगा दूसरा क्रीम। तो वहाँ भी जेंडर, यानी जहाँ पर हम लड़के लड़की या महिला पुरुषों की बात कर लेते हैं, काम को बांट देते हैं, वही कहलाता है जेंडर। तो जेंडर क्या, फिल्म और विज्ञापन। ये फिल्म और विज्ञापन पहले है क्या, फिल्म और विज्ञापन आपका क्या है कि पहले तो मीडिया है। ये क्या है, मीडिया है। तो फर्स्ट में इसमें क्या भराना चाहिए, मीडिया भराएगा। दूसरा, संस्था में रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। किसकी भूमिका पर भाई, ये मीडिया। देखिए 2 तरह का आप देखिएगा, प्राथमिक है, द्वितीयक है, प्राथमिक द्वितीयक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि हमारा समाज हो, परिवार हो, ये प्राथमिक है जो कि जेंडर की बात करता है। देखिएगा समाज में भी लड़कियों के लिए ये कपड़े, लड़कों के लिए ये कपड़े, तो ये समाज पहले ये दिखा था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि मीडिया अब दिखा रहा है। तो मीडिया क्या है, द्वितीयक है, यानी ये फिल्म और विज्ञापन क्या है, द्वितीयक है। तो देखिए पहले में मीडिया भराएगा, तो मीडिया तो इसमें है, इसमें है, फिर द्वितीयक भराएगा इसमें, तो द्वितीयक किसमें, इसमें। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, सही विकल्प चुनें। ये जैसे कि पता है कि ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से है, उसका 4 अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्था, चारों का अलग अलग एज। पहला का जन्म से 2 वर्ष, दूसरे का 2 से 7 वर्ष, तीसरे का 7 से 11 और 11 से 15। तो ये चूँकि हम इनका पूरा 3 वीडियो में पूरा संपूर्ण डिटेल करते हुए पियाजे के सिद्धांत को बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। एक दूसरी बात कि कई वीडियो सीडीपी का बनाए, तो उसमें हम कई वीडियोज में इसको डील भी किए हैं, तो चूँकि हर वीडियो में डील करना थोड़ा कठिन लगता है। अमूर्त सोच की क्षमता, अमूर्त सोच की क्षमता क्या है, अमूर्त अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, ये सबसे अंतिम वाला है। तो इसका क्या होगा कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है ये 2 से 7 वर्ष रहता है। इस उम्र में अपना बच्चा जो लक्ष्य निर्धारित करता है वही चाहता है। हमको खाना अभी दीजिए तो अभी दीजिए, हमको बाइक दीजिए तो यानी खिलौना दीजिए तो खिलौना लेगा। तो उसका हमेशा लक्ष्य रहता है कि हम जो डिमांड करते हैं वो हमारा पूरा हो। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। तो डैश होना यानी क्या क्या इसमें भराएगा, इसमें क्या भराएगा, तो गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य। यानी पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर ये होगा कि एक शिक्षक भी जो है ना गतिशील होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, तभी बच्चे क्या होंगे, बेहतर सीख पाएंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों में सही विकल्प चुनिए। लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है? संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बिल्कुल नहीं, संज्ञान और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना भाषा का संज्ञान नहीं होगा और बिना संज्ञान का भाषा भी नहीं होगा, तो ये गलत है, ये नहीं है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। देखिए दो बातें हैं, पियाजे कहता है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों का विपरीत है भाषा के प्रति। पियाजे कहता है कि बच्चों में पहले संज्ञान होता है, बच्चों में पहले संज्ञान और तभी क्या होगा, बच्चों में भाषा का विकास होगा। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहता है? वाइगोत्स्की कहता है कि पहले बच्चों में भाषा का ज्ञान होगा तब तो वो संज्ञान करेगा, तो पहले भाषा होगा यानी तब संज्ञान। तो संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। ये पियाजे का बात है, पियाजे की बात है। यहाँ लिखता कि भाषात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता, तब ये वाइगोत्स्की को होता, तो ये क्या है? गलत है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अब देखिए ये तीसरा वाला, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, यानी भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी बच्चों में भाषा का ज्ञान होता है तभी वो संज्ञान कर पाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? संज्ञानात्मक विकास को सुगम, हालांकि अभी अभी देखे पिछले प्रश्न में भाषा सुगम बनाता है, इसमें भाषा है नहीं। तो यानी सांस्कृतिक उपागम, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार। तो जैसे कि पता है कि लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया उसका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। तो इसमें सबसे सटीक क्या है कि वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे समाज के संपर्क में रहते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज के नियमों, भाषाओं, संज्ञान आदि को सीख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक संपर्क। ये सांस्कृतिक उपकरण भी होगा, लेकिन यहाँ क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, सांस्कृतिक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, लेकिन दोनों की बात करें तो सबसे बेहतर क्या है उसके लिए? सामाजिक संपर्क, तब होगा सांस्कृतिक उपकरण। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिनियम डैश सही विकल्प चुने। बाल केंद्रित कक्षा में अधिनियम डैश, अब क्या भराएगा उसमें? इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंधों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर करते हैं, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होते हैं, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय रहती है। ये बिल्कुल नहीं। उद्दीपन प्रतिक्रिया संगम, ये भी नहीं होगा। पुरस्कार और दंड, ये भी नहीं। क्या होगा? शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होते हैं, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक और छात्र के मिलने से ही अधिगम निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों की उपेक्षा करता है और इसकी बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? सही विकल्प चुने। देखिए ये लॉरेंस वर्ग ने जो सिद्धांत दिया उसके सिद्धांत को कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत उसने 3 अवस्था बताया, एक पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में क्या होगा कि जब बच्चे उस समय जब समाज के नियमों, परंपराओं, रीति रिवाजों को नहीं जानता है कि आपका रीति रिवाज क्या है, तो उसको पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। और दूसरा परंपरागत, जब वो इतना ज्ञान हो जाता है उसको कि हमारे समाज का क्या परंपरा है, क्या रीति रिवाज है, तो उसको कहा गया उसके द्वारा परंपरागत। और तीसरा उत्तर परंपरागत में क्या होता है कि परंपरा, रीति रिवाज तो वो दूसरे फेज में जान गया। तीसरे में क्या होगा कि उसको इतना बुद्धि हो जाता है, इतना तार्किक क्षमता हो जाता है, इतना संज्ञान हो जाता है कि अब देखेगा कि इस परंपरा में क्या सही है और क्या गलत है। गलत है तो वो समाज का विद्रोह, समाज के प्रति विद्रोह भी करते हुए गलत परंपरा को मानने से इनकार कर देगा। तो अब सवाल पर आइए, किस चरण में बच्चे दूसरों की उपेक्षा करता है और इसकी वजह आधिकारिक और नकारात्मक परिणाम के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास। अब देखिए इसमें एक बात और बताना भूल गए कि अब ये तीनों अवस्थाओं का 2-2 अवस्था, हालांकि हम पिछले वीडियो में बनाए हुए हैं, डिटेल किए हुए हैं। 2-2 अवस्थाओं में क्या है, पूर्व नैतिक अवस्था में 2 चीज़ होता है, एक होता है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, और दूसरा होता है क्या कि आत्म अभिरुचि, उसको जो इंटरेस्ट होता है। बच्चे चूंकि आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं पहली अवस्था में
कि बच्चे को ये लगता है कि बड़े लोगों, माता पिता या शिक्षकों के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि मानना चाहिए। आज्ञा, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि विशेषता है। सही विकल्प चुने। देखिए, गार्डनर ने बुद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया था और गार्डन का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अंतर्गत उसने 9 तरह का बुद्धि की बात किया है। भाषाई हो गया, स्थानिक हो गया, इस तरह गणितीय हो गया, तार्किक हो गया, समस्या समाधान हो गया। तो ये कई 9 तरह के हैं। तो 9 तरह में भाषा बोलने से संबंधित ज्ञान हो रहा है, भाषा का कौशल का उपयोग कोई बच्चा कर रहा है, तो उसके अंदर क्या हो गया? भाषाई बुद्धि हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, विभिन्न शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ये क्या है? कक्ष में व्यक्तिगत मतभेद को दूर कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? अब देखिए, सबसे पहली बात कि समाज में देखिएगा, जो बच्चे होते हैं लड़के लड़की में ये समझ हो जाता है कि हम लड़के हैं, हमको ये चीज़ पहनना चाहिए, इस चीज़ से खिलौना भी बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। लड़कियों के लिए गुड़िया हो गया, लड़कों के लिए कार वगैरह हो गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सीखने के आकलन की बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, सीधे निर्देश की विधि द्वारा शिक्षण को करे, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। यानी कह रहा है कि सीखने के आकलन की बजाय हम क्या करें? सीखने के लिए आकलन, मतलब सीखने का आकलन, बच्चा कितना सीखा इस चीज़ का आकलन करें। तो सीखने का आकलन, अब बच्चा अब सीख पाएगा कि नहीं पाएगा, उसको सीखने के लिए हम आकलन करेंगे तो उसको कहलाएगा क्या? सीखने के लिए आकलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। आंसर नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? समालोचनात्मक यानी बच्चे उस संदर्भ में आलोचना कर पाए। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वो आंसर बता देगा, उसमें समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? इसमें भी आंसर बता देगा वो। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखे तो नाम लिख देगा। बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। जब ये प्रयोग करने के लिए कहेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? समालोचनात्मक चिंतन होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। तो यह क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा में क्या होता है? स्कूल जरूरत पूरा करता है छात्र का, यह नहीं कि छात्र स्कूल की जरूरत पूरा करता है। अभिभावक स्कूल की जरूरत को पूरा नहीं करता है, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार पूरा करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वह छात्र जिन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वह है डैश। प्रमस्तिष्कीय घात, गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, गतिमान दिव्यांगता। यानी क्या कर, पाठ पढ़ने से संबंधित, यानी जो पढ़ने में कठिनाई हो उसको कहते हैं हम लोग पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पठन वैफल्य। गणना करने से संबंधित हो तो डिस्कैलकुलिया। तो ये सब क्या है? ये 10 तो हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा
कि बच्चे कुंठित हो जाएंगे। इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा कभी नहीं कहता है कि हम किसी बच्चे को अलग पढ़ाएं। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। मानकीकृत सब बच्चा के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए जब सुविधा और वंचितहीन शिक्षार्थी उसमें आ जाए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करनी चाहिए। यानी कौन सा नकारात्मक खोज रहा है कि विविध आवश्यकता, अलग अलग बच्चे जब आएंगे तो अलग अलग आवश्यकता अलग अलग बच्चों की होगी। तो इसमें क्या करना होगा, सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, ये नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, पुरानी सोच को हम विद्यार्थी के सामने नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? बढ़ावा नहीं दिया गया। एनईपी से इस बार बहुत प्रश्न रहा, चूँकि नया टॉपिक था तो एनईपी था। अब लोग विद्यार्थी का बहुत लोगों का विद्यार्थियों का छूट भी गया और हम लोग भी अपने कोचिंग में नहीं पढ़ा पाए। उम्मीद नहीं था कि एनईपी से प्रश्न आएगा, लेकिन हर बार हर टॉपिक में हर जितने भी दिन एग्जाम हुए उसमें आपका एनईपी से रहा। इस बार अपने बच्चों को हम एनईपी बेहतर तरीके से बता दिए हैं और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अब देखिए एनईपी वाला भी एक वीडियो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे से, वो डिविजुअल नहीं आता है, प्रोप्राइटरी एज, मिडिल एज, ये सबसे प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न देख रहे हैं किस तरह से आता है, तो वो वाला वीडियो आपको बहुत मिल जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न पर देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए दिव्यांग छात्रों के लिए। तो उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, यानी किसी के लिए, सबके लिए अनिवार्य शिक्षा है लेकिन किसी के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था एनईपी नहीं कर रहा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके, चारों तरीके से बच्चे सीखते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, फिर एक अभिकथन, एक अभिकथन वाला क्वेश्चन देख लिए थे, दूसरा भी एकदम बहुत आसान है। इसको देखिएगा कि क्या कह रहा है। अभिकथन ए, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। बच्चे कह रहा है, ये कथन क्या कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर, यानी हम कुछ सीख पा रहे हैं, ये नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो ये पेडागोजी कहता है, ये सीडीपी कहता है। तो ये क्या है? सही है। अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। दोनों बात सही है कि जब हम उसको छूट दे देंगे थोड़ा सा कि भाई आपको क्या सीखना है, ये आप अनुमति दे देंगे, उसको छूट दे देंगे, तब वो क्या होगा, उसके लिए ये मदद हो जाएगा कि हमको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये भी बात सही कह रहा है। तो दोनों बात सही कह रहा है और दोनों एक ही टॉपिक से है। किसमें है? स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण, इसमें भी है अधिगम पर नियंत्रण रखने से। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो यानी दोनों सही है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक गलत है एक सही है, दो इसमें दोनों गलत है। तो ये ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। इस दोनों में से क्या है, दोनों जो है एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, दोनों कथन को तो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आंसर नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, अस्पष्ट। अस्पष्ट रहेगा तो हम क्यों बढ़ावा देंगे? सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, अत्यंत जटिल, अर्थहीन, यानी जिसका अर्थ ही नहीं रहेगा उसका बढ़ावा नहीं देंगे। जटिल रहेगा उसका भी बढ़ावा नहीं देंगे। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त यानी कल्चरल रूप से जो उपयुक्त है उसी को हम बढ़ावा देंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। निराशा, अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच, मात्र रटन, ये भी नहीं। अब देखिए, अब अभिसारी और अपसारी सोच क्या होता है कि किसी समस्या के प्रति जो सब सोचता है, हम भी वही सोच रहे हैं, तो वो चिंतन या वो सोच कहता है अभिसारी उत्तर।
और अपसारी सोच क्या होता है कि जो सब सोच रहा है उससे अलग हटकर कुछ नया सोचें, कुछ बेहतर तरीके से सोचें, तो उसको कहते हैं हम लोग अपसारी सोच। तो एक शिक्षक क्या चाहेगा कि भाई मेरा विद्यार्थी अलग ढंग से सोचे, कुछ अलग करे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है, यांत्रिक, व्यवहारिक, निष्क्रिय, सामाजिक। सीखना सामाजिक है, बिना समाज का आप सीख नहीं सकते हैं। कोई शिशु जन्म ले और उसको एकदम कहीं दूर जंगल में रख दें, समय समय पर सिर्फ दाना पानी भोजन मिले, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो सीखेंगे कहाँ? हम सामाजिक रूप से, समाज में ही रहकर, चाहे वो कक्षा का समाज रहे, चाहे गाँव का समाज रहे। अगला प्रश्न देखिए, फिर ये सवाल जो ये आप देख रहे हैं 5 जनवरी 2022 का CDP, इसमें 3 अभिकथन है, 3। तो फिर देख लेते हैं हम लोग। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यानी शिक्षक को चाहिए कि छात्र कोई समस्या में पड़े तो वो सुविधा, समस्या समाधान का हम सुविधा मुहैया कराएं, तो बिल्कुल करना चाहिए एक शिक्षक को, तो ये सही है। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है, ये भी सही है। जब समस्या समाधान को हम बढ़ावा सुविधा दे देंगे तो समस्या समाधान करता क्या है कि समस्या समाधान करने से बच्चों में क्या होता है कि अधिगम में सुधार होता है, कि किस वजह से गलती हुआ भाई हम सुधार कर लिए, अधिगम हो गया, और उसमें समालोचनात्मक चिंतन को भी बढ़ाता है। तो ये भी क्या है? सही है। और दोनों बातें क्या है? एक ही टॉपिक से है जो फुलफिल कर रहा है, तो यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। अभिकथन और कारण वाला में सेम ऑप्शन रहेगा, जितना भी प्रश्न रहेगा, ऊपर में ये वाला 1 में रहेगा, 2 में ये रहेगा, 3 में ये रहेगा, 4 में ये रहेगा। तो इसका आंसर हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। डैश महत्वपूर्ण है, निर्मित करना महत्वपूर्ण है, पहचानना महत्वपूर्ण है। अरे भ्रांतियां निर्मित क्यों करेंगे भाई? भ्रांतियां बनाएंगे क्यों? पहचानना, अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं भ्रांतियों को, प्रचारित भी नहीं कर सकते भ्रांतियों को। क्या करेंगे? भ्रांति को पहचानना चाहिए, यानी कन्फ्यूजन को क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, छात्रों में भय का भाव, छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है। डरने से बच्चा नहीं सीखता है, अधिगम के लिए हानिकारक है। बच्चा यदि डर जाए तो क्या होगा कि बच्चे, अब मान लिया जाए कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे एक दोस्त थे और गणित वाले टीचर बेहद पीटते थे, तो वो शुरू में ही उसको ना पिटाई लग गया और लगातार लगा, 2 दिन 3 दिन लगा ना, वो गणित से इतने डर गए कि गणित का क्लास अटेंड नहीं करता था, किसी बहाने से बाहर चला जाता था, कोई बहाना से छुट्टी लेके, या फिर ये पता करता था कि वो सर आए हैं क्या, तो स्कूल ही नहीं आता था। तो क्या होता है कि भय करना, भय क्या होता है? अधिगम के लिए हानिकारक होता है। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। बच्चा यदि योग्य हो और चाहे कि हम योग्य बने, टैलेंट बने, तो उसके अंदर क्या होगा? सीखने के लिए महारत हासिल होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित। ये क्या हो गया? गलत हो गया। यानी बच्चा अच्छे से सीख पाए, शिक्षिका को कभी नहीं चाहिए कि हम बच्चों को हतोत्साहित करें। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, ये नहीं, ये कुछ हो सकता है। संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए, तो यही होगा। संप्रदायों की समझ को महत्व नहीं दे सकते हम। अर्थपूर्ण बच्चा अधिगम करे, क्या करेंगे? छात्रों के बीच कंपटीशन को प्रोत्साहित करेंगे कि देखो वो ऐसा पढ़ रहा है, तुमको भी ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे तैयारी करना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था 5 जनवरी 2022 को पूछे गए CDP के 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं, इसमें देख रहे हैं कि 3 अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, तो ये पक्का रहेगा। यदि अभिकथन और कारण वाले रहेंगे तो रिपीट होगा प्रश्न। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया और देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक तो कर सकते हैं, लाइक करने से क्या जाता है, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।